मैंने सुना। अच्छा बेटा, रिकॉर्डिंग चल ये रही है, हो थोड़ा गया था लड़ाई झगड़े पहले। बंद कर दें, रिकॉर्डिंग चल रही अगली है। बार सुनेंगे। सिंपल अपडेट और डिलीट पे दे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप कंसोल में जाएंगे, ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ आपके पास सर्विसेज हैं iOS की, एंड्रॉइड की और वेब की। तो जिस पे भी मतलब जो भी सर्विस आपको लेनी है आप उस पर क्लिक कर दें। यहाँ आपके पास कुछ लिंक्स आ जाएंगे, उस लिंक्स को आपने अपनी फाइल्स में ऐड करना है। ये HTML में होगा और ये जावास्क्रिप्ट में होगा। और इस लिंक्स को क्रिएट करने के बाद, ऐड करने के बाद आप फायरबेस से कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास साइड बार पे फायरबेस की सर्विसेज आ रही हैं कि आपको कौन सी सर्विस यूज करनी है। हम रियल टाइम डेटाबेस को यूज करेंगे। जैसे हम रियल टाइम डेटाबेस पे कनेक्ट होंगे, हमारे पास यहाँ चाइल्ड बन जाएगी, हमारे पास यहाँ पे एक मेन रूट बन जाएगी। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, रूल्स में जाएंगे और रीड और राइट को ट्रू करेंगे। इसको ट्रू करने से क्या होगा, इनिशियली फॉल्स होते हैं कि हम अपने डेटा को एक्सेस, मतलब अपने डेटाबेस से एक्सेस लेने के लिए उसको ट्रू करना पड़ेगा। जेसन का स्कीमा क्या होता है, ये जेसन का स्कीमा है की वैल्यू पेयर्स में। ठीक है, ये आप कंसोल पे भी क्रिएट कर सकते हैं और एक फाइल बना के जेसन की उसको भी अपने डेटाबेस में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आप डेटाबेस क्रिएट करने के बाद रीड पे आते हैं। रीड कैसे होगा, यहाँ पे रीड करने के लिए हमारे पास सिंपल फंक्शन है डॉट ऑन का, यानी कि हमने अपने फायरबेस का रेफरेंस लेना है डेटाबेस का, और जिस की से आपने वो जनरेट की है, जिस नाम से की जनरेट की है यूजर्स, उस की को यूज करेंगे, ऑन का फंक्शन यूज करेंगे, आप डेटा रीड कर सकते हैं। अपडेट कैसे होगा, सिंपल अपडेट के फंक्शन से डॉट अपडेट, यहाँ आप नेम को अपडेट करेंगे। इनिशियली नेम पे नबिया था, यहाँ पे हम अपडेट करें नबिया शेख, तो अब यहाँ पे नबिया शेख आ जाएगा। अगर हम पीछे देखें तो यहाँ पे नबिया शो हो रहा है, नोटेट कर देती हूँ, यहाँ पे नबिया शो हो रहा है। अपडेट करने के बाद नबिया शेख हो गया। इसी तरह हम डिलीट करते हैं, सिंपल डॉट रिमूव के फंक्शन से डॉट रिमूव करेंगे और आईडी देनी है, यानी कि 0 आईडी को रिमूव कर दो तो आईडी रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे हमारे सिर्फ 1 का डेटा बचा है। डेटा स्टोरेज क्या होता है, डेटाबेस की हमने बात की। डेटा स्टोरेज, अब हमारे पास जो फायरबेस की रियल टाइम और फाइल स्टोर की सर्विसेज थी वो डेटा के लिए थी, यानी कि वो गुड फॉर स्टोरिंग डेटा। जब हम बात करते हैं फाइल्स की, ऑडियो वीडियो इमेजेस की, तो ये हमें अच्छी सर्विस नहीं देता। उसके लिए हमें फायरबेस ने स्टोरेज की सर्विस प्रोवाइड की, यानी कि इसका लिंक हम गूगल स्टोरेज से ही है। ये हमें एक बकेट दे देता है अपने डेटा स्टोर करने के लिए। और जैसे कि ओल्ड फाइल्स किस तरीके से होती हैं, हमें एक बैकएंड की रिक्वायर्ड होती है, उस बैकएंड से हम हैंडल करते हैं अपने डेटाबेस को, एंड देन फाइल अपलोड होती है। और वो एक बड़ा ही लंबा जो है वो एक पूरा पैटर्न है, उसको फॉलो करना पड़ता है। बट फायरबेस ने यहाँ की हमें एक आसानी दे दी, हम डायरेक्टली अपने डेटाबेस को, अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं क्लाउड में। ठीक, अब हमें फायरबेस स्टोरेज की के 3 मेन फीचर्स हैं। एक तो ये कि ये स्केलेबल है, पेटाबाइट्स में हमें मेमोरी प्रोवाइड करता है। दूसरा ये सिक्योर है, मतलब अगर आप नहीं चाहते कि कुछ यूजर्स आपकी फाइल देखें तो आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं यूजिंग फायरबेस ऑथेंटिकेशन। और थर्ड फीचर है नेटवर्क रेजिलियंसी। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका कनेक्शन डाउन भी हो गया है बीच में और अपलोड कर रहे हैं फाइल, तो ब्रेक हो जाता है और कैशे में स्टोर हो जाता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, जैसे आप मतलब एबल होते हैं, आपका जो कनेक्शन है वो स्टोर होता है, रिस्टोर होता है, तो आप ऑटोमेटिकली वो सारा डेटा स्टोर हो जाता है, आपको दोबारा से उसे एक्सेस करने की और मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम फाइल बेस्ड स्टोरेज को किस तरह एक्सेस करते हैं, सिंपल ये एक लाइन ऑफ कोड बनती है HTML की फाइल में और ये एक फंक्शन बनता है जावास्क्रिप्ट की फाइल में। इस फंक्शन में हमने क्या किया है, डॉट पुट का फंक्शन लगाया। डॉट पुट के फंक्शन में इससे क्या होता है कि हम अपनी कोई भी फाइल को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ हमें फाइल बनानी पड़ती है। सिंपल जो तरीका होता है फाइल बनाने का, उससे हम अपनी फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे फाइल ऐड हो जाती है। फायरबेस होस्टिंग, फायरबेस हमें होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि फायरबेस एक कंप्लीट पैकेज है जो हमें होस्टिंग भी दे रहा है, स्टोरेज भी दे रहा है, डेटाबेस भी दे रहा है, विदाउट एनी हाइपरटेंशन ऑफ बैकएंड। अब यहाँ क्या कहते हैं, फायरबेस होस्टिंग इज फ्री, और ये फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट आपको नहीं देनी पड़ती। इट बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड्स SSL, ये SSL सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपके पास जो लिंक आते हैं वो HTTPS सिक्योर्ड लिंक आती है। ऑफर एन इम्प्रेसिव स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल ज्योग्राफिक लोकेशंस, जो मल्टीपल ज्योग्राफिक लोकेशंस पे यूज हो सकती है।
अब आपको फायरबेस होस्टिंग के लिए क्या चीजों की नीड है, रिक्वायरमेंट्स यहाँ है कि एक गूगल अकाउंट आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि गूगल इसके पास की ओनरशिप है। फायरबेस CLI बिफोर यू कैन इंस्टॉल, यानी कि होस्टिंग करने के सिंपल कुछ स्टेप्स हैं, बस आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। अगर Node.js इंस्टॉल नहीं है तो आप फायरबेस CLI को इंस्टॉल नहीं कर सकते। Node.js इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपल एक कमांड रन करेंगे npm install -g firebase tools, इससे आप फायरबेस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। फिर स्टेप 1 क्या है, क्रिएट फायरबेस प्रोजेक्ट यूजिंग फायरबेस कंसोल। फायरबेस लॉगिन करेंगे, फर्स्ट टाइम हमें लॉगिन करना पड़ता है। यहाँ हम एक कमांड लिखेंगे फायरबेस इनिट। फायरबेस इनिट करने के बाद आपने जिस प्रोजेक्ट में आप होस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास फायरबेस का एक फाइल बन जाएगी, क्या आपकी कनेक्टिविटी हो चुकी है। फिर आप फर्दर प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे चूज करना है कि आप क्या करने जा रहे हैं, होस्टिंग करने जा रहे हैं, स्पेस बटन से चूज करेंगे। आपने एक प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट किया होगा कंसोल में, तो आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को यूज करेंगे और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आएंगे बाय डिफॉल्ट उसको सेलेक्ट करते जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल नजर आएंगी जिसपे गूगल बना हुआ है, यानी कि ब्राउजर फाइल्स हैं। ये वो फाइल्स हैं जिन्हें हम होस्ट करने जा रहे हैं। तो ये तमाम फाइल्स यहाँ पे एक पब्लिक का फोल्डर उसके अंदर डालनी है, यानी कि होस्टिंग हमेशा पब्लिक के फोल्डर में ही होती है। तो जो फाइल्स आपको होस्ट करनी है वो पब्लिक के फोल्डर के अंदर ले लेंगे। यहाँ हमने जो फाइल्स लेनी थी पब्लिक के फोल्डर के अंदर ले ली है और यहाँ हम लास्ट में एक कमांड लिखेंगे फायरबेस डिप्लॉय। फायरबेस डिप्लॉय करने के बाद आपके पास यहाँ लास्ट में एक लिंक आ जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ HTTPS। ये लिंक मैंने यहाँ पेस्ट भी की है, यहाँ इस लिंक को कोई भी जो है वो एक्सेस कर सकता है। इस लिंक पे मैं जाके दिखा देती हूँ, ये मैंने होस्ट की हुई है। अगर इस लिंक को मैं आपको चैट बॉक्स में दे दूँ तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये होस्टेड लिंक है, होस्ट हुई हुई है। एनी क्वेश्चन? नहीं जी, वेरी गुड। ओके जी, किसी को कोई सवाल है? ओके, अब आते हैं इधर। नबी आप अपनी स्क्रीन बंद कर दे प्लीज। यस मैम। जहरा किधर है? जहरा नूर बेटा जी। अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है जहरा की, क्योंकि इनके पास इशू होने जा रहे हैं इंटरनेट के, तो अब इनकी ले लेते हैं। ओके जी, जहरा यू आर द होस्ट नाउ, काइंडली आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। एंड नबिया आप अपनी माइक को म्यूट कर दें प्लीज। ठीक है मैम। बेटा ये सारी टॉपिक्स आप ध्यान से सुने, एक दूसरे की प्रेजेंटेशन को भी सुने, क्योंकि हो सकता है मैं इसमें से कोई भी सवाल लेके आपके पेपर में दे दूं, तो जरूरी नहीं है कि वो आपका अपना टॉपिक हो, वो किसी और का टॉपिक भी हो सकता है। जिसका टॉपिक होगा उसके नसीब खुल जाएंगे, जिसका टॉपिक नहीं होगा उसको यहाँ पे सुनना पड़ेगा। और आप एक दूसरे से, अच्छा मैं एक काम करती हूँ, ये मैं एक असाइनमेंट क्रिएट कर लेती हूँ, उसमें आप ये सारी PPTs भी शेयर कर दें, ताकि हर किसी के पास, अच्छा नहीं वो तो मेरे पास आएगी आपको, हाँ ऐसा कर दें कि गूगल क्लासरूम पर ही आपको अपनी जिस चीज़ की प्रेजेंटेशन होती जाए वो अपलोड करता जाए, ताकि इससे क्या होगा कि सबके पास सबकी PPTs आ जाएंगी। ठीक है बेटा? ओके, और इससे ये होगा कि सब एक दूसरे की प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है पेपर में कोई भी सवाल आ जाए। हो सकता है नाजिश का टॉपिक आए, हो सकता है जहरा का टॉपिक आए, हो सकता है नवाल का टॉपिक आ मतलब जाए। ऐसे तो नहीं कह रहे हैं, आपकी हो ऑलरेडी इतना सकता है ना, ज्यादा किसी कोर्स का है। टॉपिक भी आ सकता है, मैं ऐसे ऐसे अब अंदेशा दे रही हूँ। प्रेजेंटेशन भी इतनी सारी याद करें हम लोग। इसी को कहते हैं 5th सेमेस्टर के फड्डे। मैं से स्टार्ट कर दूं? जी बेटा स्टार्ट करें। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो my presentation topic is B3 organization and techniques। तो हम देखेंगे कि B3 होता क्या है और उसके क्या क्या टेक्निक्स यूज होंगे डेटाबेस में, हमारे मेमोरी में डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। तो ये हमारे पास आउटलाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है व्हाट आर B3s। हम देखेंगे कि B3s होते क्या है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ B3s,
उनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं, क्या उनके फॉर्मूलाज हैं, वो हम देखेंगे। देन हाउ डज द एल्गोरिथम वर्क, B-tree जो है वो कैसे काम करता है इंसर्शन के लिए, डिलीशन के लिए डेटा को हमारी सेकेंडरी मेमोरी में। एंड द लास्ट विल बी व्हाट आर B-tree यूज्ड फॉर। सबसे पहले हमारे पास है B-trees। B-trees are balanced search trees with one root and children nodes. B-trees को हम कहते हैं बैलेंस सर्च ट्रीज। बैलेंस सर्च ट्रीज इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी बाकी ट्रीज स्ट्रक्चर्स हैं उनसे ये बेटर सर्चिंग एल्गोरिथम प्रोवाइड करता है, उनसे ये बेटर इंसर्शन और डिलीशन एल्गोरिथम प्रोवाइड करता है। और उनके पास रूट नोड, जैसे हमारे तमाम ट्रीज के पास रूट होते हैं, चिल्ड्रन नोड्स होते हैं, सेम बैलेंस सर्च ट्री के पास भी एक रूट नोड होगा और उसके चिल्ड्रन नोड्स होंगे। बी ट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डायनेमिक मल्टी लेवल इंडेक्स। सो पहले हम देखेंगे डायनेमिक मल्टी लेवल इंडेक्स है क्या। मल्टी लेवल इंडेक्सिंग in secondary memory, which is our long term memory, our all data and records are stored. So the whole data which we stored in memory, we make the corresponding indexes. So for every data entry there will be an index number. हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जिसमें हम अपना तमाम डेटा और रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, तो जैसे हम अपने डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते जाएंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक इंडेक्स बनाएंगे। जो जो डेटा हम स्टोर करेंगे अपने सेकेंडरी मेमोरी में, तो डेटा को स्टोर करने के साथ साथ हर डेटा का एक इंडेक्स नंबर इंडेक्स में एलोकेट करते जाएंगे। तो इंडेक्स नंबर तो हम एलोकेट करते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इन इंडेक्स देयर विल बी टू कीज, वन की वैल्यू एंड सेकेंड पॉइंटर। हमारे इंडेक्स में दो वैल्यूज होंगी, एक की वैल्यू होगा और एक पॉइंटर होगा। इसे हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि की वैल्यू हो सकती है हमारी रोल नंबर ले ले हम, या रजिस्ट्रेशन नंबर ले ले। फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमारे टीचर्स हैं, अगर वो ऑनलाइन हमारा डाटा सर्च करना चाहें तो वो किसके जरिए करेंगे, मतलब एक इनको की वैल्यू चाहिए होती है। जैसे हमारा आईडी नंबर ले लेंगे या रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे तो वो हमारी की वैल्यू होगी। रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी नंबर के जरिए तो वो इजीली हमारा तमाम डेटा, हमारा नाम, सेमेस्टर, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इजीली एक्सेस कर सकेंगे। तो इसी तरीके से इस इंडेक्स में हमारे पास दो वैल्यूज होंगी, एक होगी की वैल्यू और दूसरा होगा पॉइंटर। ऑन द बेस ऑफ की वैल्यू एंड पॉइंटर वी कैन फाइंड आवर डेटा। यही बात कही मैंने कि इस की वैल्यू के जरिए और पॉइंटर के जरिए हम अपने डेटा को इजीली फाइंड कर सकेंगे। If index size increases, so for this purpose we create multi-level indexes. तो जैसे ही हम अपने सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर करते जाएंगे, डेटा हमारे पास ज्यादा है डेटाबेस में, तो इंडेक्स नंबर भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो इंडेक्स नंबर बढ़ते जाएंगे तो उसके साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक से ज्यादा इंडेक्सेस बनाते जाएंगे। अगर इंडेक्सेस ज्यादा हमने क्रिएट कर ली, मल्टी लेवल इंडेक्स क्रिएट कर ली, तो इससे क्या होगा कि हमें डेटा इंसर्शन और डेटा डिलीशन में डिफिकल्टी होगी। क्योंकि जब जब हम सेकेंडरी मेमोरी में डेटा इंसर्ट करेंगे तो तमाम इंडेक्सेस से हमें डेटा का इंडेक्स नंबर इंसर्ट करना होगा, और अगर हम डिलीट करेंगे तो हमें इंडेक्स नंबर डिलीट करना पड़ेगा। तो हमें इस तरीके से प्रॉब्लम होगी। सो टू ईज दीज डिफिकल्टीज वी यूज B-tree एल्गोरिथम। B-tree एल्गोरिथम क्या है, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग को इजीली बाकी जितने भी ट्रीज एल्गोरिथम है उससे ज्यादा ये इजीली इसको कैच कर सकता है। और क्योंकि इसके पास स्टोरेज बहुत ज्यादा होगी सेकेंडरी मेमोरी में, ये इजीली स्टोरेज, जितने भी ज्यादा ब्लॉक, लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा होंगे ना, तो उनको ये B-tree इजीली, मतलब कि सही तरीके से उनके साथ काम कर पाएगा, सही तरीके से उनके साथ फेच हो पाएगा। मैं स्टॉप हो जाऊं, अजान हो रही है। ओके बेटा, श्योर। बोलो। पूरी इसकी जो प्रेजेंटेशन अभी गई जहरा की, रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मिस अच्छा बना जी, लेना दोबारा। हाँ अच्छा, वो फिर वो बेचारी दोबारा करे। नहीं चले नहीं, जी, मैं अब वो मीटिंग आपको दोबारा होस्ट कर बनाने रही में हूँ। रहता। समीत, चले मैं देखता हूँ। समीत आप होस्ट हैं, अपने स्क्रीन शेयर करें प्लीज। आपकी अस्सलाम स्क्रीन वालेकुम शेयर to हो all गई। of you.
मेरा नाम समीद है और मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है फायरबेस बाय गूगल। तो इसमें हमारा एजेंडा क्या, हम क्या क्या सीखेंगे कि फायरबेस है क्या, इसकी हम हिस्ट्री को देखेंगे और हमें फायरबेस को क्यों यूज़ करना चाहिए वो देखेंगे। फायरबेस में जो हमें सर्विसेज मिलती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जो हमें फायरबेस के प्रोड ऑपरेशन है वो हम यहाँ लाइव परफॉर्म करेंगे। तो अब एक यूज़र है, वो बैकएंड में जो सर्विसेज चाहता है वो चाहता है यार उसे बैकएंड में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड हो, उसे डेटा मैनेज करने की सर्विसेज प्रोवाइड हो, उसे एपीआईज की सर्विस प्रोवाइड हो, उसे एनालिटिक्स की सर्विस प्रोवाइड हो, उसके जो बैकएंड सर्विस हो वो स्केलेबल हो और जो है उसमें ऑथेंटिकेशन मौजूद हो, उसमें फाइल की सॉर्टिंग उसको मैनेज करना भी मौजूद हो और उसमें होस्टिंग की सर्विसेज भी मौजूद हो। तो वहाँ से फिर फायरबेस का कॉन्सेप्ट आया। फायरबेस है क्या? फायरबेस एक बैकएंड सर्विस है और इसको हम बैकएंड एज अ सर्विस भी कह सकते हैं, जो रियल टाइम डेटाबेस पे काम करता है। इसमें हम जो है चैट एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं और इसको हम मल्टीपर्पज दूसरी वेबसाइट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो डेटाबेस यूज होता है वो नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज होता है, जो जेसन लाइक फॉर्मेट में हमारे पास सेव होता है, यानी कि की और वैल्यू के पेयर्स में हमारे पास जो है वो वैल्यू सेव होती है और ग्रुप को हम जो है ना उस जो की और वैल्यू के पेयर का जो कलेक्शन होता है उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की हमें टेंशन नहीं होती, वो हमें फायरबेस बोलता है कि आप जो है सिर्फ फ्रंट एंड पे काम करो, बैक एंड की सर्विसेज को मैं संभालता हूँ। अब फायरबेस जो है वो सिंक्रोनाइज वे में काम करता है, यानी कि आपने एक जगह अपडेट किया वो सारी जगह अपडेट हो जाएगा, वो आपके लिए पीसी में भी, आपके लिए मोबाइल में भी और आपके लिए टैबलेट में भी वो चीज़ चेंज हो जाएगी। यानी कि आपने डेटाबेस से एक चीज़ चेंज की तो वो सब जगह चेंजिंग हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या सर्विसेज है? इसमें रियल टाइम डेटाबेसेस में ऑथेंटिकेशन की सर्विसेज है, इसमें हम क्लाउड मैसेजिंग कर सकते हैं, इसमें स्टोरेज की फैसिलिटी है, इसमें हम होस्टिंग कर सकते हैं, रिमोट कॉन्फ़िग, टेस्ट लैब और क्रैश रिपोर्टिंग ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें फायरबेस। अब हम इसकी हिस्ट्री पे थोड़ी नज़र डालें तो हमें मालूम होता है कि 2011 में जेम्स चैम्पलॉन और एंड्रयू ली ने उसको बनाया था। ठीक है, तो 2012 में इसको शुरू में चैट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन फिर बाद में इसको गेमिंग के पर्पसेस के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया। तो फिर हमने इसको दो मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया, एक चैट मॉड्यूल था और एक इसका गेम फ्रेमवर्क मॉड्यूल था। फिर 2014 में गूगल, आपको पता है कोई चीज़ छोड़ता नहीं है, तो 2014 में गूगल ने इसको अक्वायर कर लिया और जो है फिर इसका नाम गूगल फायरबेस रख दिया गया। अब हमें फायरबेस क्यों यूज़ करना चाहिए दूसरी सर्विसेज के मुकाबले में? तो इसमें हम जो है बैकएंड की हमें टेंशन नहीं होती, बैकएंड सर्वर ये फायरबेस को संभालता है, हमें सिर्फ एप्लीकेशन को क्रिएट करना होता है, उस पर हमें ध्यान देना होता है। इसकी जो बैकएंड सर्विसेज होती है वो फास्टर होती है एज कम्पेयर टू अदर बैकएंड सर्विसेज। इसमें हमें पुश नोटिफिकेशन की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि जैसे आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा मैसेज आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन पैनल में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। तो इस तरह यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन की फैसिलिटी है कि आपने वहाँ से कोई चीज़ अपडेट करनी हो, यूजर को अपने क्लाइंट्स को कुछ बताना हो, तो वहाँ से आप पुश नोटिफिकेशन भेजेंगे जो सब यूजर्स के पास चला जाएगा। और इसमें नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, आपको पता है नो एसक्यूएल डेटाबेस स्केलेबल होता है, फास्टर होता है, इसमें जो है डेटा की सॉर्टिंग फास्ट होती है, रिट्रीवल फास्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर बैकएंड सर्विसेज। तो यहाँ इसलिए भी हमें फायरबेस को यूज करना चाहिए। इसमें ऑटो बैकअप की फैसिलिटी है, इसमें हमारे पास जो हमें एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ रहा। सही है, हमें जैसे 10 to 12,000 कस्टमर्स को फायरबेस फ्री में आप जो है उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए होगी तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो फाइबर को पे करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद आप इसमें डिफरेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप इसमें चैट एप्लीकेशन, चैट जैसे व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन और ई कॉमर्स टाइप एप्लीकेशन भी आप इसमें बना सकते हैं। अब फायरबेस की क्लाउड ऑपरेशंस को हम देखेंगे कि फायरबेस में हम क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने ब्राउजर पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा फायरबेस। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हेलो, यस बेटा, हो रही है। अब फायरबेस में जाएंगे, फायरबेस को ओपन करेंगे। अब हमें यहाँ डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम यहाँ कंसोल में जाएंगे फायरबेस के। अब यहाँ ये बोल रहा है हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो हम यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ, टेस्ट का नाम दे देता हूँ।
अब ये बोल रहा है आपके आपके उसमें प्रोजेक्ट में ये सर्विसेज मौजूद होंगी, गूगल एनालिटिक्स आप ऑन करना चाह रहे हैं, नहीं ऑन करना चाह रहे, वो सब आपने ओके करके कंटिन्यू कर देना। अकाउंट का पूछेगा कौन सा अकाउंट यूज करना है, वो रखना है, क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना। नाउ इट विल टेक सम टाइम टू क्रिएट प्रोजेक्ट। और देखें इतना इजी है इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना, इसमें बनाना, उसमें एज कम्पेयर टू अदर सर्विसेज फायरबेस जो है मच फास्टर भी है और इजी टू यूज है बहुत ज़्यादा। तो अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है हमारे पास कंप्लीट होने में। नाउ इट इज फिनिशिंग अप और ये हमारे पास प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 3 चीजें मौजूद हैं। अब ये बोल रहा है फायरबेस को आप ऐड कर सकते हैं अपने वेब में भी, अपने एंड्रॉयड में भी और अपने iOS में भी। अब यूजर क्या चाहता है, उसकी जो एप्लीकेशन है वो ज्यादा से ज्यादा जगह यूज हो। अब वो ज्यादा से ज्यादा वेब में यूज होगी, या तो वो एंड्रॉयड के लिए यूज होगी, या तो वो iOS के लिए यूज होगी। तो यहाँ पे वो तीनों सर्विसेज हमें मिल रही हैं। तो अब हम जाएंगे रियल टाइम डेटाबेस क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जो हम ट्रोड ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। तो अब सबसे पहले क्रिएट करेंगे। अभी हमसे लोकेशन वगैरह पूछ रहा है, वो दे दिया हमने, इनेबल कर दिया। अभी हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब आपको मैंने बताया था इसमें की और वैल्यू के पेयर्स में डेटा सेव होता है। तो यहाँ पे मैंने की दे दी एफ नेम, इसको वैल्यू दे दी समीर, इसको ऐड कर दिया। इसके बाद एक और मैंने नाम दे दिया जैसे एल नेम, और इसको नाम दे दिया शरीफ। तो ये आपका डेटा क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको रीड करना है। क्रिएट तो हमने कर लिया, रीड करना है, प्रोड ऑपरेशन में से रीड करना है। तो सबसे पहले रूल्स में जाएंगे, और ये जो हमने सिक्योरिटी में फॉल्स किया हुआ है कि कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, कोई देख नहीं सकता, इसको हम ट्रू कर देंगे। इसको ट्रू करके पब्लिश कर देंगे। अब ये हमें वार्निंग देगा कि अब आपका डेटा जो है ना कोई भी स्टील कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। अगर आपका सेंसिटिव डेटा है तो आप कभी भी इसको ट्रू नहीं करेंगे। अब ये लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ में न्यू टैब में उसको सी करूँगा, देखूंगा एफ नेम डॉट, क्योंकि जेसन फॉर्मेट में हमारा डेटा सेव होता है तो हम जेसन लिखेंगे। तो ये देखें की लिखा तो उसकी वैल्यू आ गई। अब मुझे अपडेट करना है, क्रिएट हो गया, रीड हो गया, अब अपडेट करना है। सिंपल यहाँ पे आएंगे, 1 2 3 करेंगे, एंटर करेंगे। अब ये हमारे डेटा